हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट और ये इसका पार्ट 1 है। आज हम अकशेरुकों में होने वाली उत्सर्जन की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। शरीर में होने वाली जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने को ही हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, बिना पचा हुआ भोजन, वाटर, मिनरल्स या जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और ये इनका नेचर टॉक्सिक होता है और ये शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। जंतुओं में ऑस्मोरेगुलेशन और एवं उत्सर्जन क्रिया जो है ये उत्सर्जन अंगों के द्वारा ही संपन्न होती है और परासरण नियमन के अंदर क्या होता है, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन में जो एनिमल है उसकी बॉडी में मिनरल्स और वाटर की आवश्यक मात्रा जो होती है उसको बैलेंस बनाए रखने का कार्य इसमें किया जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन एक्वेटिक जंतुओं में विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है और एनिमल्स चाहे वो फ्रेश वाटर में हो या फिर सी वाटर में किसी भी प्रकार के ये आवास में रहते हो, इनमें इनकी बॉडी में उपस्थित जो बॉडी फ्लूइड होता है या फिर जो ब्लड या लसीका है, इनका अपना एक निश्चित कंसंट्रेशन लेवल होता है। और ये अपनी बॉडी के अंदर के जो आंतरिक द्रव है उसकी कंसंट्रेशन को संतुलित बनाए रखने के लिए ही ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया करते हैं। यानी इसके द्वारा ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर के आयनिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखते हैं। डिस्पाइट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट of body fluid to maintain the ionic equilibrium that exhibits different organizational level of the osmoregulation। यह माना जाता है कि प्रारंभ से ही जो जीवों की उत्पत्ति है वो समुद्र के भीतर या फिर पानी के आसपास ही उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि समुद्री जंतुओं के देह जो बॉडी फ्लूइड है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर समुद्री जल के समान ही होता है। और इसके विपरीत जो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट एनिमल है उसमें ये प्रेशर समुद्री जल से विभिन्न आयनिक प्रकृति का भी पाया जाता है, इसलिए इनमें नियमन की आवश्यकता होती है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और इसमें जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है वो आवश्यक क्रिया के रूप में पाया जाता है और इन जंतुओं में उपस्थित जीवद्रव्य की जो आयनिक सांद्रता है वो अधिक होती है, जबकि बाह्य वातावरण जिसमें कि जंतु रहते हैं उनकी आयनिक सांद्रता नगण्य होती है। इसलिए जल जो होता है इसमें वो कंटिन्यूसली बॉडी में प्रवेश करता रहता है। तो इन जंतुओं में इस आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। ये वैक्यूल या रिक्तिका जंतु की देह में जल और आयनिक संगठन को उसके वास स्थान के अनुरूप बनाए रखती है। भूकोशिकीय जंतुओं में या इस प्रकार की विधि में सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड होता है। जंतु जगत में यदि हम इस प्रकार की एमिशन प्रोसेस की बात करें
तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती जाती है। और इसी के साथ साथ इसमें स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, यानी कि शुरुआत में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें सरल प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता रहता है। Osmoregulation is not limited between the animal and its immediate environment, but is present within the body at various levels and is maintained by the metabolic process. प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने इसमें बात करी, इनमें अब आसपास के वाटर और जो इनका मिनरल कंटेंट होता है, यानी कि इनके शरीर के अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है वो हायर होता है प्रोटोप्लाज्म का, और आसपास जो वाटर होता है उसमें कंटेंट कम पाया जाता है। और बाह्य वातावरण के जल की अपेक्षा इनमें भीतरी जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एनिमल की बॉडी पर जो एक आउटर लेयर पाई जाती है इसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये एक सेमी परमिएबल झिल्ली होती है जिससे कि निरंतर जल की कुछ मात्रा जंतु के अंदर एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा शरीर के अंदर जल आता रहता है। यदि जल की ये मात्रा जंतु में इसी प्रकार प्रविष्ट होती रहे तो एनिमल की जो बॉडी है वो उसका परासरण दाब यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो निश्चित रूप से बदलेगा ही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब प्लाज्मा लेमा फैलकर अंत में टूट जाएगी और जो एनिमल है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन जंतुओं में जो कि स्वच्छ जल में वास करते हैं, इनमें एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। ये आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को शरीर से निरंतर बाहर निकालती रहती है और इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर बार बार सिकुड़ता है और पुनः उसी स्थान पर उत्पन्न होता रहता है। यहाँ पर इसके सिकुड़ने की जो प्रोसेस होती है इसे सिस्टॉल, और जो फैलने की प्रोसेस होती है उसे डायस्टॉल कहते हैं। The enlargement or expansion phase is called diastole while the contraction phase is called systole. इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में यह वाटर बॉडी की जो विभिन्न भाग होते हैं उनसे एकत्रित होता है, इसलिए इसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजनल वेस्ट प्रोडक्ट संकुचनशील रिक्तिका के फटने से बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी उत्सर्जन की क्रिया बॉडी सरफेस के द्वारा भी होती है, जिसमें कि डिफ्यूज़न प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित रहते हैं जो कि इसे एनर्जी उपलब्ध कराते हैं, और ये ऊर्जा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के कार्य के लिए आवश्यक होती है। इसलिए संकुचनशील रिक्तिका जो है वो रेस्पिरेटरी और हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह कार्य करती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ में किस प्रकार से जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी नियमन करती है, और ये प्रोटोप्लाज्म और बाहरी जल के बीच में समानता बनाए रखती है। तो ये एक जनरल आइडिया है इन्वर्टिब्रेट विशेष करके प्रोटोजोन्स में पाए जाने वाले जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसके बारे में। इसके आगे कुछ और जीवों में हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।